जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। आज हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक को हम लोग पढ़ रहे हैं। और देखिए, आज सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज हम लोग किसी चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे। आज हम आपके केमिस्ट्री में जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि इस साल आपके एनुअल एग्जाम में आपकी जो केमिस्ट्री की वार्षिक परीक्षा होगी, इस वार्षिक परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चंस को मैं बताने जा रहा हूं। जिसमें सबसे पहले, और एक चीज मैं बता दे रहा हूं, जितने प्रश्नों को मैं बता रहा हूं इनको आप अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। हमारी गारंटी होगी कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएंगे। इनको बहुत अच्छी तरह से आप तैयार कीजिएगा। जिनमें सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं सम आयन प्रभाव के बारे में। तो सम आयन प्रभाव या कॉमन आयन इफेक्ट क्या है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि वे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर घुल जाते हैं उनको विलेय पदार्थ कहते हैं, और वे पदार्थ जिसको जल में घोलने पर आयनों में टूट जाते हैं उनको हम वैद्युत अपघट्य कहते हैं। या दूसरे शब्दों में आप कह लें कि वे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर उनका आयनन हो जाता है उन्हें वैद्युत अपघट्य कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और वे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर उनका आयनन नहीं होता है उनको विद्युत अनपघट्य कहते हैं। तो हमें यानी वैद्युत अनपघट्य का मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो हमको यहाँ वैद्युत अपघट्य, चूंकि सम आयन प्रभाव हम आपको समझाने जा रहे हैं, तो सम आयन प्रभाव से संबंधित हमको वैद्युत अपघट्य की जरूरत पड़ेगी। तो वैद्युत अपघट्य की डिफिनीशन आप अच्छी तरह से याद रखे रहिए कि वे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर उनका आयनन हो जाता है वो वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। अगर हम उदाहरण के तौर पर सोडियम क्लोराइड ले लें, जिसको हम साधारण नमक भी कहते हैं, जब इनको जल में घोलते हैं ना, तो जल में घोलने के बाद इनका आयनन हो जाता है, और आयनन होता है तो सोडियम धन आयन प्राप्त होता है, और इसके साथ साथ क्लोरीन ऋण आयन प्राप्त होता है। तो ये आयनन है। देखिए, आयनन और विलेयता, विलेय में दोनों में अंतर है। जब नमक को हम जल में घोलते हैं तो आयनन होता है, लेकिन जब चीनी को जल में घोलते हैं तो चीनी जल में विलेय होता है। ये याद रखे रहिएगा, विलेय और वैद्युत अपघट्य दोनों में अंतर है। जिनको जल में घोलने पर जिसका आयनन होगा वो वैद्युत अपघट्य कहलाएगा, और जिसको जो पदार्थ जल में घुल जाए लेकिन उसका आयनन नहीं होगा तो विलेय पदार्थ है। अगर चीनी और नमक दोनों की बात करें, सामान्यतया लोग कह देते हैं कि चीनी भी पानी में घुल जाता है, नमक भी पानी में घुल जाता है, लेकिन यह सत्य नहीं है। चीनी पानी में घुलता है लेकिन नमक पानी में नहीं घुलता है। नमक का आयनन हो जाता है, नमक अपने आयनों में टूट जाता है। फिलहाल अब हम आ रहे हैं अपने मुख्य हेडिंग, जिसमें हम आपको सम आयन प्रभाव यानी कॉमन आयन इफेक्ट हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ये सम आयन प्रभाव क्या है इसको समझिए। जैसे मान लीजिए कि जल है या कह लीजिए कोई अन्य विलायक है, और हम विलायक के रूप में सामान्यतया जल ही लेते हैं,
और निश्चित ताप पर इसका टेम्परेचर जो है निश्चित होना चाहिए। तो अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर के हम आपको समझाएंगे कि सम आयन प्रभाव क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ये जल है और इस जल में हम पहले से थोड़ा सा नमक घोल दिए हैं। सुन लीजिए, ये शुद्ध विलायक है। शुद्ध विलायक माने शुद्ध जल है। अगर इस शुद्ध विलायक में हम नमक को घोलें तो इसमें नमक की ज्यादा मात्रा घुल जाती है। लेकिन अगर यह शुद्ध विलायक नहीं है, शुद्ध विलायक न होने का क्या मतलब कि इसमें पहले से ही वैद्युत अपघट्य उपस्थित है, मतलब इसमें सब पहले से ही नमक घुला हुआ है। तो जब पहले से ही नमक घुला हुआ है और इसके बाद इसमें फिर से नमक हम घोलना चाहें तो नमक का आयनन जो होता है, यानी वैद्युत अपघट्य का आयनन जो होता है वो कम हो जाता है। ध्यान से समझ लीजिए बात को। अगर हम शुद्ध विलायक में वैद्युत अपघट्य घोलें तो शुद्ध विलायक में वैद्युत अपघट्य ज्यादा मात्रा में घुलता है। लेकिन अगर शुद्ध विलायक के अंदर वैद्युत अपघट्य पहले से ही मौजूद हो, जिसको हम कहते हैं द्विअंगी, तो ऐसे समझ लीजिए यहाँ पर हम उदाहरण ले रहे हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य का हम उदाहरण ले रहे हैं। ये तो प्रबल वैद्युत अपघट्य है। अगर कोई दुर्बल वैद्युत अपघट्य हो तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य का जो उदाहरण होता है वो अमोनियम क्लोराइड होता है। अमोनियम क्लोराइड दुर्बल वैद्युत अपघट्य है। ये सोडियम क्लोराइड जो होता है ये प्रबल वैद्युत अपघट्य होता है। लेकिन अमोनियम क्लोराइड जो होता है ये दुर्बल वैद्युत अपघट्य होता है। इसी तरह से अगर सोडियम एसीटेट की बात करें, तो ये भी दुर्बल वैद्युत अपघट्य होता है। तो ऐसे समझ लीजिए हम आपको सम आयन इफेक्ट यानी कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि निश्चित ताप पर टेम्परेचर निश्चित होना चाहिए, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। निश्चित ताप पर किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य के विलयन में, दुर्बल वैद्युत अपघट्य का विलयन पहले से ही मौजूद है और इसमें किसी अन्य वैद्युत अपघट्य को घोला जाए तो उसकी विलेयता कम हो जाती है। इस घटना को ही सम आयन प्रभाव कहते हैं। यानी दुर्बल वैद्युत अपघट्य के विलयन में अगर किसी अन्य वैद्युत अपघट्य को घोला जाता है तो उसके आयनन की जो मात्रा होती है, आयनन की मात्रा कम हो जाती है। इस घटना को ही सम आयन प्रभाव कहा जाता है। तो ये सम आयन प्रभाव को आप अच्छी तरह से अपने दिमाग में रखे रहेंगे। अब हम आपको ये हाइड्रोकार्बन से संबंधित एक और महत्वपूर्ण नियम बताने जा रहे हैं और ये है मार्कोनिकोफ का नियम। मार्कोनिकोफ का नियम हमेशा आपसे पूछा जाता है। तो मार्कोनिकोफ का नियम पूछा जाता तो है आपसे पूछा जाएगा, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए इस वीडियो को आप बहुत अच्छी तरह से तैयार कर डालिएगा। तो मार्कोनिकोफ के नियम को समझाने से पहले हम आपको उदाहरण ले रहे हैं एक किसी भी असंतृप्त यौगिक का, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का हम उदाहरण ले रहे हैं और उसमें भी एल्कीन का उदाहरण ले रहे हैं। तो देखें एल्कीन के उदाहरण में हम देखें यहाँ पर उदाहरण ले रहे हैं प्रोपीन का। प्रोपीन तो देखें प्रोपीन CH3 और फिर इसके बाद जो है ये CH
और फिर डबल बॉन्ड और फिर ये हो जाएगा आपका CH2। अच्छा, अब इसको अगर बंध के रूप में हम दिखा दें तो देखें बंध के रूप में फिर क्या मिलेगा। ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, इसी सूत्र को हम दिखा रहे हैं ऊर्ध्वाधर रूप में। तो अब देखें क्या है, तो यहाँ पर जो है ये इस ऊपर वाले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन हैं और फिर यहाँ देखें इस कार्बन के साथ जो है 1 हाइड्रोजन है, ये 1 हाइड्रोजन है और इसके बाद हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं ये डबल बॉन्ड है और फिर इसके साथ 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन ये है और 1 हाइड्रोजन कहीं भी दिखा सकते हैं हम, इधर भी दिखा सकते हैं, कहीं भी दिखा सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये प्रोपीन 1 है। हम प्रोपीन 1 का एग्जाम्पल लेकर के हम आपको बता रहे हैं और इसके बाद अगर इसकी क्रिया कराई जाए हाइड्रोजन ब्रोमाइड से तो देखें इसको हम आवेश के रूप में लिख रहे हैं या कह लीजिए आयन के रूप में लिख रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये प्रोपीन ही है, जो यहाँ हम लिखे हैं उसी को हम इस तरह से लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ से आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और फिर ये है HBr। अब HBr यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो देखें ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड, आपको मालूम है कि जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड का आयनन होता है तो यहाँ पर धन आवेश आ जाता है और यहाँ पर ऋण आवेश आ जाता है। अब इसके बाद देखें कि ये रिएक्शन, अब जब ये, और एक चीज मैं बता दूं कि ये जो मार्कोनिकोफ का नियम है यह एल्कीन की जब योगात्मक अभिक्रिया होती है ना तो एल्कीन के योगात्मक अभिक्रिया में ही मार्कोनिकोफ का नियम जो है ये लागू होता है। तो अब देखें हम इसी को फिर से यहाँ लिख रहे हैं। तो जब इसी को फिर से यहाँ लिखें तो देखिए ये जो CH3 अलग अलग लिखे थे ना, हम इसको चाहें तो एक साथ भी लिख सकते हैं। ये H जो अलग अलग लिखे थे इसको हम चाहें तो एक साथ भी लिख सकते हैं या चलिए अगर अलग अलग लिखेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो फिर देखें ये कार्बन के साथ ये 3 हाइड्रोजन हो गए और फिर यहाँ पर क्या था, ये कार्बन, इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन या इस हाइड्रोजन को चलिए हम रहने देते हैं ऐसे ही। और फिर यहाँ पर देखें ये डबल बॉन्ड है और फिर इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, पहले इसको समझा दें इसके बाद हम आपको मार्कोनिकोफ का नियम बताएंगे। तो यहाँ देखें ये धन आयन है और ये ऋण आयन है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो ऋणात्मक भाग होता है, समझिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के योग अभिक्रिया में, मैं आपको मार्कोनिकोफ का नियम बताने जा रहा हूं और हम आपको बता दें कि मार्कोनिकोफ जो थे रूस के केमिस्ट थे, बहुत ही बहुत स्पेशलिस्ट थे केमिस्ट्री के और इन्होंने 1869 ईस्वी में यानी 1869 में इस नियम को दिया। नियम क्या था जरा पहले समझ लीजिए। तो इस नियम के अनुसार असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के योग अभिक्रिया में, एडिशन रिएक्शन में, योगात्मक अभिक्रिया में ये जो अभिकारक का ऋणात्मक भाग होता है यह उस कार्बन परमाणु के साथ जाकर के संयुक्त होता है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है, सबसे कम होती है। तो इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास केवल 1 ही हाइड्रोजन है।
तो ये जो ऋणात्मक भाग है, यह ऋणात्मक भाग इन तीनों कार्बन में से उसी कार्बन के साथ जाकर के जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। तो ये जो ब्रोमीन है, यह ब्रोमीन आकर के जुड़ जाएगा इस कार्बन के साथ, और इस प्रकार जो है देखें तो अब जुड़ तो जाएगा, लेकिन अब यहां पर जो डबल बॉन्ड होता है, यह डबल बॉन्ड अब टूट जाता है और ये आ जाता है यहां पर सिंगल बॉन्ड हो जाता है। और इस प्रकार हम इसको कह देंगे, ये दूसरे नंबर पे है तो 2 ब्रोमो प्रोपेन इसको कह देंगे, 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन। और ये क्या था, ये जो था प्रोपीन था, यह प्रोपीन था और ये 1 प्रोपीन था। 1 प्रोपीन देखिए ये पहले नंबर पे है तो 1 प्रोपीन था। तो ये जो था 1 प्रोपीन था और ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। और हाइड्रोजन ब्रोमाइड जब संयुक्त होता है तो अब यहां पर 2 ब्रोमो प्रोपेन प्राप्त होता है। यही मार्कोनिकोफ का नियम है। तो अगर मान लीजिए आपसे थोड़ा सा डिटेल में समझ लीजिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि मार्कोनिकोफ के नियम से आप क्या समझते हैं, तो मार्कोनिकोफ के नियम के बारे में आप बताएंगे कि रूस के महान रसायनज्ञ मार्कोनिकोफ ने सन 1869 ईस्वी में यानी 1869 में इस नियम को प्रस्तुत किया था। इस नियम के अनुसार असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के योग अभिक्रिया में अभिकारक का ऋणात्मक भाग हाइड्रोकार्बन के उस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। तो ये है मार्कोनिकोफ का नियम। इसको आप बहुत अच्छी तरह से तैयार रखे रहेंगे। देखिए हम तो यहां पर केवल आपको ये ब्रोमीन यहाँ जुड़ता है, ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन इसके साथ आ जाता है, इसको हाइड्रोजन को हमने छोड़ दिया था। तो ये इसका संतुलित रासायनिक समीकरण है। इस रासायनिक समीकरण को आप लिख लेंगे और फिर मार्कोनिकोफ के नियम का स्टेटमेंट लिख देंगे तो आपका मार्कोनिकोफ का नियम बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इसी में एक और महत्वपूर्ण रिएक्शन है जिसकी आपसे पूछा जाएगा, वो है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या है, हम आपको बता दें कि यह निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में ये क्रिया कराई जाती है। और इसमें होता ये है कि बेंजीन की जब मेथिल क्लोराइड से क्रिया कराई जाती है तो टॉलुइन प्राप्त होता है। अब जरा समझ लीजिए, हम आपको बता दें कि बेंजीन को हम जो है यहाँ पर आप जैसा कि जानते हैं कि बेंजीन रिंग को हम साल्ट में दिखा देते हैं, ये बेंजीन रिंग है। और बेंजीन रिंग की स्पेशलिटी आपको मालूम ही है कि एकांतर क्रम में इसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होता है, यानी डबल बॉन्ड इसके बाद सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड होता है। तो ये बेंजीन है, ये बेंजीन रिंग है। और जब बेंजीन की मेथिल क्लोराइड से क्रिया कराई जाती है, CH3Cl मेथिल क्लोराइड है, और यह क्रिया होती है निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है। तो जब ये क्रिया कराई जाती है तो देखें ये एक तरह से टॉलुइन बनाने की विधि भी है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया से टॉलुइन का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड, फिर यहाँ डबल बॉन्ड और फिर इसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड होता है और यहाँ पर CH3 आकर के जुड़ जाता है।
और इसके बाद फिर HCl यहाँ आता है। तो इस अभिक्रिया को हम जो है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। देखिए यह बेंजीन है, हिंदी में लिख देते हैं, यह बेंजीन है और ये जो है मेथिल क्लोराइड है, मेथिल क्लोराइड है, ये मेथिल क्लोराइड। और फिर ये जो है ये टॉलुइन है, ये टॉलुइन है, ये टॉलुइन और ये HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। तो अब देखिए जरा, अगर आपसे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के बारे में पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि यह टॉलुइन बनाने की विधि है। और टॉलुइन का निर्माण कैसे होता है? तो जब निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से कराई जाती है, तो इसके पश्चात जो है यहां देखें ये टॉलुइन प्राप्त हो जाता है और फिर HCl प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया ही फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। इसको भी आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब जो है एक और महत्वपूर्ण टर्म है जिसको हम कहते हैं एरोमैटिकता, यानी एरोमैटिसिटी। अच्छा, अब एक चीज हम आपको बता दें कि यह एरोमैटिक शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक शब्द एरोमा से हुई है। एरोमा, एरोमा का मतलब होता है विशेष प्रकार का गंध, स्पेशल टाइप का। देखिए जितने इनके अंदर जो है एक विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि एरोमैटिक शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द एरोमा से प्राप्त हुआ है और एरोमा का मतलब होता है विशेष प्रकार का सुगंध। तो एरोमैटिक यौगिक के अंदर हम डिफिनीशन, एरोमैटिक यौगिक या एरोमैटिक कंपाउंड की हम डिफिनीशन दे सकते हैं कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें विशेष प्रकार का गंध पाया जाता है उनको हम एरोमैटिक कंपाउंड कहते हैं, एरोमैटिक यौगिक कहते हैं। और एरोमैटिक यौगिक के अंदर कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? तो एरोमैटिक यौगिक के जितने भी बंध कार्बन, भाई एरोमैटिक यौगिक में आपको मालूम है कि बेंजीन जो होता है इस बेंजीन को जनक एरोमैटिक माना जाता है। जनक एरोमैटिक का मतलब एरोमैटिक यौगिक का जो सबसे पहला कंपाउंड है वो बेंजीन है और बेंजीन से ही अन्य एरोमैटिक कंपाउंड का निर्माण होता है। तो जरा ध्यान पूर्वक देखें, जैसा कि आप जानते हैं बेंजीन C6H6 होता है। तो अगर इस बेंजीन की संरचना को हम दिखाना चाहें तो बेंजीन की जो संरचना होती है उसमें बेंजीन, इसको बेंजीन रिंग कहते हैं या बेंजीन वलय, हिंदी में कहें तो वलय कहते हैं और इंग्लिश में कहें तो इसको रिंग कहते हैं। तो इसकी सबसे पहली विशेषता ये होती है कि एकांतर क्रम में इसमें सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जितने कोने, जितने कार्बन होते हैं ना, प्रत्येक कार्बन पे कार्बन का परमाणु होता है। देखिए ये कार्बन का परमाणु होता है हर जगह और इसके साथ साथ प्रत्येक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। देखिए एक हाइड्रोजन इधर जुड़ा हुआ है, फिर एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा है, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा है, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ है,
तो इस प्रकार यह बेंजीन है। तो अब देखिए बेंजीन को माना जाता है कि एरोमेटिक यौगिक की शुरुआत यहीं से होती है। अगर कोई भी आपको एरोमेटिक यौगिक प्राप्त करना होगा ना, तो इस एरोमेटिक यौगिक को आप बेंजीन से ही प्राप्त करेंगे। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, तो एरोमेटिक यौगिक जो होता है, इसकी जो आकृति होती है, यह आकृति समतलीय होती है। इसकी विशेषता आप याद रखे रहिएगा, इसकी आकृति समतलीय होती है। और दूसरी चीज ये है कि इस पूरे वलय में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह विस्थापनीकरण होते हैं, इलेक्ट्रॉन विस्थापनीकरण होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन विस्थापन योग्य होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का विस्थापन कैसे होता है, तो अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ है, सिंगल बॉन्ड यहाँ है, डबल बॉन्ड यहाँ है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ न हो करके यहाँ हो सकता है, ये डबल बॉन्ड यहां न हो करके यहां हो सकता है, ये डबल बॉन्ड यहां न हो करके यहां हो सकता है। अगर इस तरह से भी लिखेंगे तो ये भी सही है, गलत नहीं होता है। तो इसलिए तो सबसे पहली विशेषता ये होती है कि इसकी जो आकृति होती है वो समतलीय होती है। और दूसरी विशेषता ये होती है कि वलय में, वलय माने बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो विस्थापनीकरण होते हैं, यानी उनका स्थान जो है डिस्प्लेस्ड होने लायक होता है। और इसके साथ साथ एक चीज और होता है कि वलय में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है यह 4n + 2 पाई के इक्वल होती है। तो जिन यौगिकों के अंदर ये 3 गुण पाए जाते हैं, समझ लीजिए, जिन यौगिकों के अंदर ये 3 गुण पाए जाएंगे उन्हीं को हम कहेंगे एरोमेटिक। इन यौगिकों को ही हम एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। और किसी भी एरोमेटिक यौगिक के अंदर ये सभी गुण पाए जाते हैं तो इन गुणों को ही, यानी एरोमेटिक यौगिक के अंदर इन सभी गुणों के पाए जाने को ही हम एरोमेटिकता कहते हैं। अच्छा, एक चीज और बता दें कि ये जो एरोमेटिकता है ना, या एरोमेटिसिटी है, इसी से रिलेटेड जो होता है वो हकेल नियम होता है। तो हकेल जो है ये भी बहुत बड़े केमिस्ट थे। तो इन्होंने, जो हकेल ने बताया वो यही बताया था कि जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं सभी एरोमेटिक कंपाउंड समतलीय होते हैं। और समतलीय होने के साथ साथ जितने भी कार्बन परमाणु होते हैं प्रत्येक कार्बन परमाणु पर sp2 संकरण होता है। जितने भी कार्बन परमाणु होते हैं ये सब पे sp2 संकरण होता है। और जब sp2 संकरण होता है ना, तो इसके जो अणु होते, sp2 संकरण जब होगा तो अणु इसके समतलीय होंगे। तो इसके अणु समतलीय होते हैं। और इसके साथ साथ प्रत्येक अणु में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है यह 4n + 2 पाई के इक्वल होती है। जहां n के स्थान पर n की जो वैल्यू होती है वो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 हो सकती है, एंड सो ऑन हो सकता है। तो अगर आपसे हकेल रूल पूछा जाए या हकेल का नियम पूछा जाए तो ये हकेल का नियम जो होता है वो भी एरोमेटिसिटी यानी एरोमेटिकता से ही रिलेटेड होता है। तो इसको भी आप बहुत अच्छी तरह से तैयार करिएगा। और एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो आपसे पूछा जाएगा, वो है ला सातेलिए का सिद्धांत। तो
तो लासा तेलीय के सिद्धांत में आप जो है उत्क्रमणी अभिक्रियाओं को देखे थे। तो कोई भी उत्क्रमणी अभिक्रिया होती है और उस उत्क्रमणी अभिक्रिया की अगर साम्यावस्था हो, सपोज कीजिए हम हाइड्रोजन और आयोडीन की क्रिया करा रहे हैं, तो हाइड्रोजन और आयोडीन की जब निश्चित ताप पर क्रिया कराई जाती है तो होता ये है, देखिए हाइड्रोजन भी गैस अवस्था में होता है, ये हाइड्रोजन भी गैस है और आयोडीन, यहाँ पर जो आयोडीन होती है यह आयोडीन भी गैस अवस्था में होती है। और फिर यहाँ पर उत्क्रमणी अभिक्रिया होती है और उत्क्रमणी अभिक्रिया के बाद हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है और यह हाइड्रोजन आयोडाइड भी गैस ही होता है। तो अब समझ लीजिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया के साम्यावस्था के लिए लासा तेलीय ने एक नियम प्रस्तुत किया और लासा तेलीय का नियम ये है कि साम्यावस्था में उत्क्रमणीय अभिक्रिया की साम्यावस्था में अगर ताप, दाब, सांद्रण, उत्प्रेरक करके अगर अभिक्रिया के वेग यानी अभिक्रिया का टेम्परेचर बढ़ा दें, अभिकारक का सांद्रण बढ़ा दें, दाब बढ़ा दें, तो ये जो साम्यावस्था है यह साम्यावस्था विस्थापनीय होता है। तो यह साम्यावस्था उस दिशा के रासायनिक साम्य उस दिशा के तरफ विस्थापित हो जाता है जो होने वाले परिवर्तन के प्रभाव को निरस्त कर सके। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम ताप बढ़ाते हैं, दाब में परिवर्तन करते हैं, सांद्रण में परिवर्तन करते हैं, उत्प्रेरक डालते हैं, तो कुल मिलाकर के जितनी तेजी से अग्र अभिक्रिया होने लगती है उतनी ही तेजी से पश्च अभिक्रिया होने लगती है। यानी कुल मिलाकर के साम्यावस्था पर ताप, दाब, सांद्रण, उत्प्रेरक का किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इसके स्टेटमेंट को कि किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के साम्यावस्था में अगर ताप, दाब तथा सांद्रण और उत्प्रेरक के मान में परिवर्तन किया जाए तो साम्य उस दिशा में परिवर्तित हो जाता है जो होने वाले परिवर्तन के प्रभाव को कम कर सके अथवा पूर्णतया निरस्त कर सके, शून्य कर सके। तो यही कहलाता है लासा तेलीय का सिद्धांत। इसको भी आप अच्छी तरह से तैयार किए रहेंगे, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाने वाला है। अच्छा, एक अन्य महत्वपूर्ण टर्म है, इसको भी आप देख लीजिए। संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार क्या होता है? तो एक चीज तो आप जानते हैं, संयुग्मी यानी कंजुगेट, और कंजुगेट में एक दूसरे के विरोधी होते हैं। तो अब संयुग्मी अम्ल या संयुग्मी क्षार क्या होता है, इसके बारे में हम जरा देखें। एक चीज देखें, अगर कोई दुर्बल अम्ल हो, कोई भी दुर्बल अम्ल हो और दुर्बल अम्ल का जलीय विलयन हो, चले हम उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि HA कोई दुर्बल अम्ल है और दुर्बल अम्ल का ये जलीय एक्वेयस, शॉर्ट में एक्यू लिख देते हैं, ये जलीय विलयन है। तो ये जो है ये एसिड होता है, ये अम्ल है। तो अगर हम किसी दुर्बल अम्ल के जलीय विलयन में अगर हम कोई क्षारक मिलाएं, तो एक चीज देखें,
यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि जल उदासीन होता है, जल की प्रकृति न तो अम्लीय होती है न ही क्षारीय होती है, लेकिन जब हम किसी दुर्बल अम्ल में मिलाते हैं तो दुर्बल अम्ल के कंपैरिजन में जल की जो प्रकृति होती है वो क्षारक होती है। तो इस प्रकार हम यहाँ लिख सकते हैं जल, और जल आपको मालूम है कि लिक्विड होता है, लिक्विड है, और ये यहाँ पर बिहेव करता है बेस की तरह, क्षारक की तरह। तो अब देखें क्या होता है, फिर ये जो है जब दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो उत्क्रमणी अभिक्रिया होती है, और उत्क्रमणी अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोनियम आयन बनता है, हाइड्रोनियम आयन, लेकिन यह जलीय विलयन में होता है। तो ये हाइड्रोनियम आयन जो होता है यह संयुग्मी अम्ल की तरह काम करता है, यह कंजुगेट एसिड की तरह बिहेव करेगा, कंजुगेट एसिड की तरह बिहेव करता है, और इसके बाद यहाँ पर A निगेटिव बन जाता है। इसका जब आयनन होता है तो H चला जाता है इसके साथ, H2O के साथ H चला जाता है तो H3 हो जाता है, और A पर निगेटिव चार्ज आ जाता है तो ये निगेटिव हो जाता है। तो ये जो होता है ये संयुग्मी, कह लीजिए संयुग्मी क्षारक हो जाता है, यानी ये हो जाता है कंजुगेट बेस हो जाता है। तो अब आप जरा ध्यान पूर्वक देखें, तो अगर आपसे पूछा जाए कि संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार क्या है, तो देखें इसको हम इस प्रकार समझाएंगे कि जब किसी दुर्बल अम्ल के विलयन में, जब किसी दुर्बल अम्ल के जलीय विलयन में किसी जलीय क्षार को मिलाया जाता है तो उत्क्रमणी अभिक्रिया होती है, और उत्क्रमणी अभिक्रिया के दौरान दो यौगिक प्राप्त होते हैं। एक यौगिक जिस पर धन आवेश होता है, हालांकि ये आयन है, तो जिस पर धन आवेश होता है वह संयुग्मी अम्ल होता है, और जिस पर ऋण आवेश होता है वह संयुग्मी क्षारक होता है, और ये भी एक्वेयस होता है, ये जलीय होता है। तो इस प्रकार ये संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षारक रहा, इसको भी आप बहुत अच्छी तरह से तैयार करेंगे। तो इस तरह से देखें, आज जो है लगभग ऐसे क्वेश्चन जिनका जवाब शायद आप नहीं जानते थे, उन क्वेश्चनों को हमने बता दिया। इसको आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा, और ये क्लास 11th केमिस्ट्री का एग्ज़ाम जो आपका इस समय होने जा रहा है, एनुअल एग्ज़ाम, वार्षिक परीक्षा जो होने जा रही है, इसमें हमारी गारंटी है कि हम जितने भी क्वेश्चन आपको बताए हैं आज इसमें से 100% क्वेश्चन आएंगे। तो इन क्वेश्चंस को तो आप बढ़िया से तैयार कीजिएगा ही। इसके अतिरिक्त ये नहीं कहूँगा कि केवल इतना ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन श्योर आएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। इसके अतिरिक्त अन्य जो क्वेश्चन हैं पूरे बुक से आप अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा, और हमें उम्मीद है कि अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपको 100% क्वेश्चन मिलेंगे जिनका जवाब आप दे सकेंगे। और आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर।